22 अप्रैल 2025, पहलगाम। ये तारीख और ये नाम सुनते ही मतलब अब जहन में सिर्फ खूबसूरत वादियां नहीं आती। नहीं, अब नहीं। उस दिन कश्मीर की इस जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया है और ऑनलाइन लोगों की बातचीत भी है। जी। और इन सब को जोड़कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन पहलगाम की बैसरण घाटी में असल में हुआ क्या था। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आतंकी हमले का मतलब आंकड़ा नहीं है। ये उस जगह की कहानी है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां भूलने जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आतंकवादियों ने सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि शांति के उस एक तरह से एहसास पर हमला किया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। घटना की जगह थी बैसरण घाटी। जो लोग कश्मीर गए हैं वो जानते होंगे कि पहलगाम से यहाँ पहुंचना मतलब आसान नहीं है। या तो कुछ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है या फिर घोड़े पर जाना पड़ता है। और यही बात इस हमले को इतना भयावह बनाती है। कैसे? देखें, हमलावरों ने जानबूझकर एक सॉफ्ट टारगेट चुना, लेकिन ये सिर्फ कोई कम सुरक्षा वाली जगह नहीं थी। ये वो जगह थी जहां लोग सुरक्षा के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। अच्छा। आप मिनी स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर परेशानियां भूलने जाते हैं, न कि बंकरों और सुरक्षा बलों से घिरे रहने। आतंकवादियों ने इसी मनोविज्ञान को, इसी फीलिंग को अपना हथियार बनाया। मतलब उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो दूर थी, जहां मदद पहुंचने में वक्त लगता और जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ से घने जंगल। सही बात है। और समय भी देखिए, मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे के बाद का वक्त। जी बिल्कुल, पीक टाइम। AK-47 और M4 कार्बाइन, ये हथियार हमें क्या बताते हैं? ये बहुत कुछ बताते हैं। ये कोई देसी कट्टे या पिस्तौल नहीं थे। ये मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट राइफलें हैं। मिलिट्री ग्रेड? हाँ, जो सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमलावर किसी बड़े संगठित समूह का हिस्सा थे, जिनके पास ऐसे हथियार खरीदने और उनकी ट्रेनिंग देने के संसाधन हैं। मतलब ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था? बिल्कुल नहीं। और तो और, एक सूत्र बताता है कि गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली और हमलावरों ने 3 अलग-अलग जगहों से फायरिंग की। 3 जगहों से? हाँ, ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति है। 3 दिशाओं से घेर कर हमला करने का मतलब है कि उन्होंने पूरे मैदान को एक किलिंग जोन में बदल दिया था, ताकि किसी को छिपने या भागने का कोई मौका ही ना मिले। और इस क्रूर रणनीति का नतीजा बहुत ही भयानक था। कुल 26 लोगों की जान चली गई। उनमें एक स्थानीय घोड़ा चालक भी था। हाँ। जो शायद रोज की तरह अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वहां गया था। और बात यही नहीं रुकती। स्रोतों के मुताबिक मृतकों में नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक भी शामिल थे। जी, और ये इस हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बना देता है। ये सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, ये कश्मीर में टूरिज्म के उस आइडिया पर हमला था जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। संदेश साफ था। संदेश बिल्कुल साफ था कि कश्मीर में कोई भी कहीं से भी आया हो, वो सुरक्षित नहीं है। और ये 26 का आंकड़ा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे 26 जिंदगियां हैं, सैकड़ों टूटे हुए परिवार हैं और उन लोगों का क्या जिन्होंने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा। चश्मदीदों के जो बयान है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक पल में हंसी मजाक की आवाजें चीख पुकार में बदल गईं। उस खुले मैदान में छिपने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। कोई जगह नहीं थी, सिवाय उन पेड़ों के जो बहुत दूर थे। और इसी दहशत के बीच एक और परेशान करने वाली जानकारी एक सूत्र से सामने आई है। वो क्या? कहा जाता है कि हमलावरों ने गोली चलाने से पहले कुछ पर्यटकों से पूछताछ भी की थी। क्या पूछताछ? हाँ, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। ये सिर्फ मारना नहीं था, ये आतंक को, उस डर को चरम पर ले जाना था। एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये सुनकर ही सिहरन होती है। इससे जुड़ी हुई कुछ और कहानियां भी हैं जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट पर मिली। अच्छा। लोगों ने शेयर किया कि कैसे वे उस हमले से बाल बाल बचे। किसी ने लिखा कि उनका घोड़ा 10 मिनट लेट हो गया था, तो किसी ने बताया कि उनके बच्चों की जिद पर वो कहीं और रुक गए और उस मैदान तक पहुंचे ही नहीं। और ये कहानी हमें बताती हैं कि जिंदगी और मौत का फैसला कभी कभी बस चंद मिनटों पर टिका होता है। हाँ, ये उस घटना की भयावहता को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। जब आप ऐसी कहानियां पढ़ते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस दिन वहां कोई भी हो सकता था। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस इतने सुनियोजित और क्रूर हमले के पीछे आखिर कौन था? सुरक्षा एजेंसियों की जांच ने सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी LAT की ओर इशारा किया। LAT? जी, लश्कर इस इलाके में दशकों से सक्रिय है।
सबसे पुराने और खतरनाक संगठनों में से एक। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं ली। तो फिर किसने ली? स्रोतों के मुताबिक एक नाम सामने आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF। ये TRF क्या है? TRF असल में लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है, एक प्रॉक्सी संगठन। एक प्रॉक्सी, हाँ, और ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। TRF जैसा नाम जो सुनने में स्थानीय लगता है, उसका इस्तेमाल करके वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बाहरी ताकतों का हमला नहीं, बल्कि कश्मीर का अपना एक स्थानीय विद्रोह है। अच्छा, ताकि पाकिस्तान पर सीधा इल्जाम ना आए। बिल्कुल। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जांच और दबाव से बचने में मदद मिलती है, जबकि असल में हमले का पूरा कमांड और कंट्रोल सीमा पार से ही होता है। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। जांच में ये भी पता चला कि 3 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और वे लगभग 1 दिन तक पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पैदल चलकर उस घाटी तक पहुंचे थे। जी, ये उनकी तैयारी और एक तरह से उनके डेडिकेशन को दिखाता है। उन्होंने इलाके की पूरी रेकी की होगी, आने जाने के रास्ते तय किए होंगे और हमले के लिए सबसे सही वक्त चुना होगा। और यहाँ हमेशा की तरह एक और दुखद पहलू सामने आता है। क्या ऐसे हमले बिना स्थानीय मदद के हो सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है और इस मामले में स्रोतों से यही जानकारी मिली है। क्या जानकारी? जांच में ये बात सामने आई कि कम से कम 2 स्थानीय लोगों ने इन आतंकवादियों की मदद की थी। उन पर हमलावरों को पनाह देने और सामान मुहैया कराने के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ये कश्मीर में आतंकवाद की एक बहुत ही जटिल और दुखद सच्चाई है, जहां बाहरी ताकतों को कभी-कभी स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का समर्थन मिल जाता है, चाहे वो डर से हो या किसी और वजह से। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपा गया। हाँ। NIA को क्यों? मतलब स्थानीय पुलिस से ये मामला अलग कैसे है? देखिए, NIA को जांच सौंपने का मतलब है कि सरकार इसे सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर सीधा हमला मान रही है। NIA एक केंद्रीय एजेंसी है। जी। उसके पास अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच करने के लिए ज्यादा संसाधन और अधिकार होते हैं। अच्छा। वो पैसे के लेन देन, सीमा पार से कम्युनिकेशन और पूरे नेटवर्क को उजागर करने में माहिर होते हैं। दिसंबर 2025 तक NIA ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर कर दी थी। और इस पूरी त्रासदी के बीच एक और लड़ाई भी चल रही थी, है ना? सोशल मीडिया पर। हाँ, ये आज के जमाने की एक और हकीकत है। ऐसी हर घटना के बाद सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की, अफवाहों की और नफरत भरे संदेशों की बाढ़ आ जाती है। सरकारी फैक्ट चेक यूनिट्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा और लोगों को ऐसी झूठी खबरों से सावधान रहने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। आतंक का एक मकसद समाज में फूट डालना भी तो होता है। सही बात है। और गलत सूचनाएं उसी आग में घी का काम करती हैं। बिल्कुल। एक हमला जब खत्म होता है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। इस हमले का कश्मीर, खासकर पहलगाम पर क्या असर पड़ा? असर बहुत बुरा और बहुत सीधा था। सबसे पहली चोट पड़ी पर्यटन पर, टूरिज्म पर। जी, जिस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्रोतों के मुताबिक हमले के बाद कई महीनों तक पर्यटकों की बुकिंग धड़ाधड़ रद्द हुई। होटलों, शिकारा वालों, घोड़ा चलाने वालों, गाइडों, सबकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। आतंकवादियों ने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली, उन्होंने हजारों लोगों के पेट पर लात मारी। और जाहिर है सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठे होंगे। बहुत बड़े सवाल। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे कश्मीर में, खासकर सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर और उनकी तरफ जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े कर दिए गए। चेकिंग बढ़ गई होगी। हर जगह चेकिंग, बैरिकेड्स, सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ गई। नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि ऐसी जगहों की सुरक्षा में कहाँ चूक हुई। ये हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि किसी भी लोकप्रिय जगह को, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला एक ठंडा, सोचा समझा और बेरहमी से किया गया आतंकी हमला था। बिल्कुल। विदेशी आतंकवादियों ने एक प्रॉक्सी संगठन का इस्तेमाल करके जानबूझकर एक ऐसी खूबसूरत और शांत जगह को चुना जिसे लोग जन्नत समझते हैं, और उसे दहशत का दूसरा नाम दे दिया। जी। और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत गहरा और मुश्किल सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सवाल? एक तरफ हम सब एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां हम आज़ादी से घूम सकें, प्रकृति का बिना किसी डर के आनंद ले सकें, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम जैसे हमले हमें सुरक्षा की उन अदृश्य दीवारों की याद दिलाते हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
शांति और आज़ादी के उस खुले एहसास और ज़रूरी सुरक्षा उपायों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, खासकर तब जब दुश्मन का मकसद ही शांति की जगहों को निशाना बनाकर आपके मन में डर पैदा करना हो, ताकि आप खुद ही अपनी आज़ादी को एक पिंजरे में बंद कर लें। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है। ये हमारे जीने के तरीके पर एक हमला है। बिल्कुल।